सद्दाम हुसैन, एक तानाशाह की कहानी। अप्रैल 28, 1937 की एक सुबह इराक के छोटे से गांव अल अफ़ज़ा में एक बच्चे का जन्म हुआ। तिकरीत शहर के पास बसे इस गांव में कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाहों में से एक बनेगा। सद्दाम हुसैन अल मजीद अल तिकरीती, यही था उसका पूरा नाम। सद्दाम का बचपन बेहद कष्टकारी था। उसके पिता हुसैन अब्दुल मजीद एक चरवाहे थे जो सद्दाम के जन्म से कुछ महीने पहले ही गायब हो गए थे। उसकी मां सुबह तुल्फाह अल मुसल्लत गहरे अवसाद में थी, क्योंकि उसका बड़ा बेटा कैंसर से मर गया था। इस वजह से वो सद्दाम की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही थी। 3 साल की उम्र में सद्दाम को बगदाद भेज दिया गया अपने मामा खैर अल्लाह तल्फा के पास। खैर अल्लाह तल्फा एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम और अरब राष्ट्रवादी था। उसकी राजनीतिक सोच ने छोटे सद्दाम के दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला। कुछ साल बाद जब सद्दाम अपनी मां के पास वापस गया तो उसके सौतेले पिता इब्राहिम अल हसन ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। वो उसे नियमित रूप से पीटता था, कभी कभी तो सिर्फ उसे जगाने के लिए। 10 साल की उम्र में सद्दाम फिर से भागकर अपने मामा के पास बगदाद चला गया। बगदाद में सद्दाम ने अल कर्ख सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जो एक राष्ट्रवादी स्कूल था। यहीं उसकी राजनीतिक चेतना और भी मजबूत हुई। स्कूल के बाद उसने इराकी लॉ स्कूल में 3 साल पढ़ाई की, लेकिन 1957 में 20 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर बाथ पार्टी में शामिल हो गया। बाथ पार्टी का मतलब था अरब एकता और समाजवाद। ये पार्टी सीरिया में शुरू हुई थी और इसका मकसद था मध्य पूर्व के सभी अरब देशों को एक करना। उस समय इराक में बाथ पार्टी के सिर्फ 300 से भी कम सदस्य थे। सद्दाम का इस पार्टी में शामिल होना उसकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला था। अक्टूबर 7, 1959 को सद्दाम और उसके साथियों ने इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्द अल करीम कासिम की हत्या करने की कोशिश की। ये प्लान फेल हो गया और सद्दाम को भागना पड़ा। वो पहले सीरिया गया, फिर काहिरा। मिस्र में उसने कुछ समय लॉ स्कूल में पढ़ाई की। 1963 में जब कासिम की सरकार गिर गई और बाथ पार्टी सत्ता में आई तो सद्दाम इराक वापस लौटा। लेकिन उसी साल बाथ पार्टी फिर से सत्ता से बाहर हो गई और सद्दाम को जेल जाना पड़ा। जेल में भी वो राजनीति में सक्रिय रहा। 1966 में उसे बाथ पार्टी के रीजनल कमांड का डेप्यूटी सेक्रेटरी बनाया गया। कुछ समय बाद वो जेल से भाग निकला। जुलाई 17, 1968 को बाथ पार्टी ने एक बार फिर सत्ता हासिल की। इस बार ये एक खून रहित तख्ता पलट था। अहमद हसन अल बक्र राष्ट्रपति बना और सद्दाम उसका डेप्यूटी। अगले 10 साल तक सद्दाम ने अपनी राजनीतिक शक्ति को लगातार मजबूत बनाया। उपराष्ट्रपति के रूप में सद्दाम ने कई प्रगतिशील काम किए। उसने इराक पेट्रोलियम कंपनी का राष्ट्रीयकरण कराया, अर्थव्यवस्था में विविधता लाई, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की व्यवस्था की और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। तेल की बढ़ती आमदनी से इराक की सामाजिक सेवाओं में जबरदस्त सुधार हुआ। लेकिन सद्दाम की असली महत्वाकांक्षा कुछ और थी। वो इराक को अरब दुनिया का नेता बनाना चाहता था और फारस की खाड़ी पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। जुलाई 16, 1979 को जब अल बक्र ने इराक और सीरिया को मिलाने की कोशिश की, जिससे सद्दाम की शक्ति कम हो जाती, तो उसने अल बक्र को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। सद्दाम हुसैन इराक का राष्ट्रपति बन गया। सत्ता संभालने के एक हफ्ते बाद ही उसने बाथ पार्टी की एक सभा बुलाई। इस सभा में उसने अपने विरोधियों की एक लिस्ट पढ़ी और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करवा दिया। कई को फांसी दे दी गई। ये सद्दाम के तानाशाही शासन की शुरुआत थी। राष्ट्रपति बनने के बाद सद्दाम ने एक व्यापक गुप्त पुलिस तंत्र स्थापित किया। किसी भी तरह के विरोध को कुचल दिया जाता था। उसने अपने व्यक्तित्व की एक पूजा पद्धति बनाई। इराक में हर जगह उसकी तस्वीरें लगाई गईं। लोगों को उसकी तारीफ करने पर मजबूर किया जाता था। सितंबर 22, 1980 को सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। उसका मकसद था ईरान के अरब बहुल खुजेस्तान प्रांत पर कब्जा करना और ईरान की इस्लामिक क्रांति को अरब दुनिया में फैलने से रोकना। ये युद्ध 8 साल तक चला और दोनों तरफ से 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। युद्ध का अंत बराबरी में हुआ, लेकिन इराक पर $75 बिलियन से ज्यादा का कर्ज हो गया। ईरान इराक युद्ध के दौरान सद्दाम ने कुर्द विद्रोहियों के खिलाफ अनफाल अभियान चलाया। कुर्दों ने ईरान का साथ दिया था, इसलिए सद्दाम ने उनके खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। हजारों निर्दोष कुर्द मारे गए। अगस्त 2, 1990 को सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया। उसका दावा था कि कुवैत इराक का हिस्सा है।
लेकिन असली वजह थी कुवैत का तेल और ईरान इराक युद्ध के कारण हुए कर्ज से निपटना। इस हमले के बाद अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना। जनवरी 17, 1991 को गल्फ वॉर शुरू हुआ। गल्फ वॉर में सद्दाम की करारी हार हुई। कुवैत से इराकी फौजों को भागना पड़ा। इराक पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए। देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, लेकिन सद्दाम अपनी सत्ता पर कायम रहा। अगले 12 सालों तक सद्दाम ने अपने शासन को बनाए रखा। उसने फेथ कैंपेन चलाया और इराक में इस्लामिक एजेंडा को बढ़ावा दिया। लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का दबाव लगातार बढ़ता रहा। मार्च 20, 2003 को अमेरिका के नेतृत्व में एक गठबंधन ने इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका का दावा था कि सद्दाम के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं और उसके अल-कायदा से संबंध है। दोनों आरोप बाद में गलत साबित हुए। अप्रैल 9, 2003 को बगदाद पर कब्जा हो गया। सद्दाम का शासन खत्म हो गया, वो भूमिगत हो गया और कई महीनों तक छुपता रहा। दिसंबर 13, 2003 को अमेरिकी फौजों ने उसे तिक्रित के पास एक छोटे से भूमिगत बंकर से गिरफ्तार किया। सद्दाम पर मानवता के खिलाफ अपराधों का मुकदमा चलाया गया। इराकी हाई ट्रिब्यूनल ने उसे दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। पूरे मुकदमे के दौरान सद्दाम ने अदालत को अमेरिकी साजिश बताया और गुस्से में चिल्लाता रहा। दिसंबर 30, 2006 की सुबह सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। इस तरह एक तानाशाह का अंत हुआ जिसने 24 साल तक इराक पर शासन किया था। उसके शासनकाल में लाखों लोग मारे गए, 2 बड़े युद्ध हुए और इराक की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। सद्दाम हुसैन की कहानी दिखाती है कि कैसे सत्ता का नशा एक इंसान को राक्षस बना देता है। एक गरीब चरवाहे का बेटा जो अपने कष्टकारी बचपन से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचा, लेकिन अंत में अपनी ही महत्वाकांक्षा का शिकार हो गया। उसकी मौत के साथ इराक के इतिहास का एक काला अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन उसके कारण हुई तबाही के निशान आज भी मध्य पूर्व में दिखाई देते हैं।